आज पीर जी ने काफी सुनाई पड़ रही है सबको। आज पीर जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। इसके पहले सीताराम जी ने भी अच्छा कहा, अध्यक्ष जी ने भी काफी ब्रीफ किया। पूरे भारतीय रेलवे से मेरे पास जो खबर आ गई है वो ये है कि आरपीएफ आरपीएसएफ में बहुत असंतोष फैल गया है। ये कारण है। असली कारण जो है तो आज से एक बार नहीं है। इतना जरूर है कि इस डीजी ने उसमें और जैसे आग में घी का काम किया है, इन्होंने उसको बढ़ाया है। जैसे आपको पता है रूल 87 है ना, रूल 87 आरपीएफ रूल्स हैं। उसके मुताबिक आरपीएफ के आदमी को आरपीएसएफ में और आरपीएसएफ के आदमी को आरपीएफ में नहीं ला सकती। रूल 7.5 16.3 भी है। 18.3 वाला तो फायर नहीं है, शायद प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये सब रूल्स हैं। इसके मुताबिक आरपीएसएफ आरपीएफ इस सब का सीनियरिटी अलग अलग है, वो एक नहीं है। लेकिन बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आरपीएसएफ बनी आरपीएफ के आर्म्ड विंग के लोगों को लगा के सन 60 में बनी थी ना, है 63। वो सन 62 में चाइना एग्रेशन हुआ था। चाइना एग्रेशन के बाद इसका गठन हुआ। तो आर्म्ड विंग के लोगों को डाल के इसका गठन हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ा। फिर उसकी अलग सीनियरिटी कर दी इन्होंने। लेकिन समय के अंतराल में लोग आरपीएफ से आरपीएसएफ से आरपीएफ में लाए जाते रहे। हो सकता है कुछ अनुकंपा के आधार पर तकलीफ में लाए गए हो। बहुत केस में हम लोगों को सुनने में मिला है कि भ्रष्टाचार रुपया लेके लोगों को आरपीएफ में लाया, जिसकी माली हालत खराब थी, परिवार में कोई देखने वाला नहीं था, आरपीएसएफ में छुट्टी नहीं मिलती थी। वो लोग जब परेशान हुआ तो लोगों से 1000 लाख लेके जैसा जिसका हुआ उसको इधर लाया गया। रूल जब मना किया कि नहीं लाना है तो या तो रूल बदलते, रूल बदल के प्रावधान कर लेते लाने का, वरना रोक देते। लेकिन नहीं, घुसखोरी होती रही। और भी कई कंसिडरेशन है। मान लो जहां डायरेक्ट घुसखोरी नहीं हुई वहां कोई दूसरे कंसिडरेशन पे हजारों लोगों को आरपीएसएफ से आरपीएफ में लाया गया। वो सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं। कोई प्रशासनिक हित में वो नहीं लाए गए, या तो सदस्य के अपने हित में या किसी अन्य के हित को साधने के लिए उनको लाया गया। धीरे धीरे समस्त आरपीएसएफ के लोग आरपीएफ में आ गए।
बहुत पहले से आरपीएफ में सिपाही, आरपीएसएफ में सिपाही हवलदार होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मन बना चुके थे, बात कर चुके थे उनको आरपीएफ में जाना है। और आरपीएफ में जाने के लिए इंटरमीडिएट रैंक में नहीं जा सकते थे, ये रूल है आपका, रूल 99 भी है और रेलवे रूल्स भी है। तो उसके मुताबिक इनको डायरेक्ट रैंक जिसमें भर्ती हुए उसमें आना था, मतलब हवलदार एएसआई तक भी आएंगे तो सिपाही रैंक में आएंगे। थोड़े से अपवाद होंगे कुछ जगह पे, उसमें नहीं जाना चाहते, अक्सर उनको सिपाही बना के ही लाया गया। तो काफी दिनों से आरपीएसएफ में कोई हवलदार बनना नहीं चाहता था, सिपाही जो बना था उसको, जब हवलदार यू ही कम था तो जो था हवलदार उसको क्यों सिपाही बना के ले आया आरपीएफ में? बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई तर्क नहीं है। छोटा सा लिखिए कि भ्रष्टाचार करके पैसा घूस लेके लोगों को लाया, जबकि रूल में है कि आप ट्रांसफर करते समय ये ध्यान रखेंगे कि संख्या क्या है, क्या पोजीशन अलाउ कर रहा कि नहीं। जब यूं ही हवलदार की संख्या कम थी तो उनको सिपाही में रिवर्ट करके क्यों यहाँ लाया? और सारे के सारे 100-150 को छोड़ के 2100 वैकेंसी हवलदार की शायद है, 2100, 100-150, 200 हवलदार शायद बचे हैं। वो भी बेचारे, मुझे मालूम नहीं किस कारण से बचे हैं, लेकिन अब जब वहां वैकेंसी हुई, अब आरपीएफ में वो समस्या क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि आपको आरपीएफ में भेजेंगे ताकि आप भी इनको 2 लाख 4 लाख रुपया घूस दो और तब आप बचो, नहीं तो जाओ। और इस डर के मारे जिसका भी नाम आएगा वो जहां तहां जाओ, पॉलिटिकल फाइट भी करो। आपके यहां कोई सुनने वाला यहां नहीं है। तो ये स्थिति पैदा की। और अभी तो केवल हवलदार की बात नहीं है, सीताराम ने साफ किया कि वहां इंस्पेक्टर भी नहीं है, इंस्पेक्टर भी नहीं है, और भी रैंक में कमी होगी। कहां से पूरे होंगे? क्योंकि 8000 9000 तो डायरेक्ट केवल सिपाही ही भेजा गया है, मैक्सिमम तो वहां से इधर ले आए, एएसआई तक से सिपाही रैंक बना के उसको आरपीएफ में ले आए, तो हर रैंक में अभाव होगा। अब इधर धमका रहा है कि उधर बदली करेंगे। ये चोर है डीजी, चोर। और मैं मांग करता हूं कि इसका नार्को टेस्ट कराए कि यही चोर हुआ कि पहले से नहीं, मतलब कारण आखिर इतना बार बार इसीलिए एसोसिएशन ने मांग की और इस मामला को एक कमेटी में भी भेजा गया। कमेटी ने भी पुष्ट कर दिया कि आरपीएसएफ का आरपीएफ में विलय कर दो। कमेटी ने भी कह दिया, कमेटी ने स्पष्ट रूप से, आज राजवीर ने कहा ना, आरपीएसएफ का आरपीएफ में विलय करने से प्रतिदिन आपको 3-4 हजार फोर्स एक्टिव आपको मिलेगा जो मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। बेकार के दिल्ली से दौलताबाद दौड़ रहा है, ट्रेन में जगह छेक रहा है या जैसे तैसे यात्रा कर रहा, कोई पारिवारिक जीवन उनका नहीं है। अभी भी जो आरपीएसएफ में 8-9 हजार भेजे गए हैं, कई एक लड़के हम लोग के पास आ चुके हैं जो आरपीएफ में अभी से बदली की जुगत में लगे हुए। आप लोगों को पता है कि नहीं? अभी से पॉलिटिकल बेड भी खोज रहे हैं बेचारे
कि कैसे हम आरपीएसएफ में आए। कारण शादी ठीक थी, शादी रुक गई, किसी की शादी हो गई, अब छुट्टी नहीं मिल रही है, अब औरत तलाक की तैयारी कर रही है, व्यंग कर रही है, किस लिए शादी किए। अब बेचारा युवक क्या कहेगा, कितने बार भाग के जाएगा। पर ये मतलब ये हालत हो गई है, अब वो मन बना रहे हैं, कई एक लोग दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहा है कि कोई दूसरी नौकरी कम पैसे वाली भी मिल जाए, प्राइवेट भी मिल जाए तो छोड़ के चले आए। ये हालत है, और ये सब जानबूझ के किया है कि वो भी पैसा लेके दौड़ेंगे कि हमें आरपीएफ में लाओ, उधर आरपीएसएफ में हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी दिखा के इधर आरपीएफ को ये धमका रहे हैं कि आपको आरपीएसएफ में भेजा जाएगा, वहां कमी है। क्यों कमी है? कमी थी नहीं, हुई क्यों? और वहां कमी करके उनसे पैसा लेके इधर लाया, वहां कमी कर दी, अब यहां से तुम फिर धमकी देके उधर भेज रहे हो, फिर इधर कमी करोगे। मतलब पैसा लूटना है, पूरे फोर्स को निचोड़ देना है, पूरे फोर्स का शोषण करना है, पूरे भ्रष्टाचार फैलाना है, यही काम डीजी का बचा है बस। और भी इसके ऑफशूट है। हमने एक चिट्ठी लिखी कि पूरे आक्रोश है, लोग मानेगा नहीं, कई एक समस्याएं आपने उपस्थित कर दी है। उतना ही नहीं, ये जो एक अधिकारी है, खुद डीजी के घर में 17 आदमी है, डीजी के घर में 17 फोर्स का आदमी काम कर रहा है। वो कैसे मना करेगा? आईजी, डीआईजी, सीनियर डीएससी, डीएससी को कैसे मना करेगा? कैसे? कुछ कहां से जहां थे ये पहले, कुछ वहां से जवानों को ले आए हैं। आरपीएफ में डेपुटेशन पे रोक है, खुद डीजी को डेपुटेशन में आने पे रोक है सेक्शन 19(2) के मुताबिक। और उस समय के आईपीएस ने, जो डीजी थे तत्कालीन 85 में 87 में, उन्होंने आरपीएफ एक्ट में डेपुटेशन पे बिल्कुल बैन होने के बावजूद भी आरपीएफ रूल्स के रूल 45(1), रूल 76, रूल 54, रूल 76 और रूल 277 में इन्होंने डेपुटेशन का प्रावधान किया, जो अवैध है। अवैध है, वो नहीं हो सकता है। वो डीजी जहां से आए हैं वहां से भी नहीं ला सकते, यहाँ डेपुटेशन पे आदमी नहीं ला सकते, रोक है। यहाँ के भी लोगों को घर में रखा है, और इसके लिए सारे अधिकारियों से मिलके इन्होंने एंसेलरी स्टाफ का जो प्रमोशनल एवेन्यूज था उसको इन्होंने, अर्थात डायरेक्टिव 14 उसको इन्होंने रद्द किया। वो बाबा जोगिंदर सिंह ने यह आदेश जारी किया था कि एंसेलरी स्टाफ को भी सिपाही में कैडर बदल के फिर उनको सिपाही के जैसे आगे का प्रमोशन मिलेगा। वो मिलने से इनके घर पे वो परमानेंट तावत जीवन, पूरे जीवन नहीं रह सकता था, क्योंकि कुछ दिन के बाद, मतलब 35 साल की उम्र के पहले तक अक्सर वो एग्जीक्यूटिव कैडर में आ जाता था। और इससे क्या होता कि उनके घर में फिर नया आता, इनको चाहिए एकदम सजा सजाया पुराना आदमी, बदलना नहीं चाहिए, वो एकदम गुलाम जैसे रहना चाहिए। तो पहले से भी अधिकारी लोग चाहते थे कि वो रहे हमारे घर में, कई एक कारण से तो वो रहना चाहिए। तो ये जब प्रमोशन होगा तो कैसे रहेगा? तो इसके लिए सारे अधिकारी ने भी इस डीजी को सलाह दी, और इस डीजी ने उनकी सलाह मान के, बिना हम लोगों से बात किए, बिना प्रभावित व्यक्ति से बात किए, इन्होंने वो रद्द कर दिया। वो अवैध है, अज्ञानता का भी सूचक है। इनको कहा गया कि आरपीएफ रूल्स के अंतर्गत
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा सिपाही रैंक में किसी और विधि से भर्ती का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने यही अज्ञानतापूर्ण वक्तव्य दिया है। मैंने रिट पिटीशन भी देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जब डीजी ने चिट्ठी लिखवाई कि रेलवे कैश को डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दे देना चाहिए, तब तो मुझे लग गया था कि ये मूर्ख है डीजी, इसको कुछ आता नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी कि वो नहीं हो सकता, आपको कानून का पता नहीं है, ये सब अपराध पुलिस के लिए असंज्ञेय हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, ये आरपीएफ ही कर सकते हैं। फिर यहाँ भी हमने देखा कि ये पूर्वक अधिकारी के बात को मान के यहाँ भी वो रद्द कर दिया। ये कह के इनको कहा कि सिपाही रैंक में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा दूसरी विधि से भर्ती का कोई उपाय नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये अर्थ शायद ये समझता है कि लाइन में खड़ा होके एक साथ भर्ती होगा, ऐसा नहीं। उसी रूल में आरपीएफ रूल 87 के रूल 50 में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार चाहे तो जो उस चैप्टर में भर्ती के प्रावधान अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन का है, उसके अलावा भी कोई प्रावधान बना के भर्ती कर सकता है। और उसी प्रावधान के अंतर्गत जोगिंदर सिंह जी तत्कालीन डीजी ने तो रूल डायरेक्टिव 14 को लागू किया, डायरेक्टिव 14 इशू किया और उसमें उसने कहा कि इनकी भर्ती होगी, इनका टेस्ट होगा जैसे डायरेक्ट रिक्रूट्स का होता है, और उसमें पास होने पर इनका इनकी इनिशियल ट्रेनिंग होगी जैसे डायरेक्ट रिक्रूट की होती है। इसके बाद इनका कैडर चेंज हो जाएगा और वो एग्जीक्यूटिव के सिपाही हो जाएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव के सिपाही जैसे उनका भी प्रमोशन होगा। वो लोग जो मैट्रिकुलेट है, जो सिपाही की योग्यता शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। सबको समझ में आ रही है बात? सब समझ रहे हो? नहीं, बुड़बक जैसे नहीं समझो तो हाथ उठाओ एक बार। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने इसको रद्द किया, वो अवैध है। उस डीजी के आदेश को ये डीजी रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उस आदेश में कोई वैधानिक कमी नहीं है। एक बात समझ लो कि पूर्व डीजी के आदेश को वर्तमान डीजी केवल डीजी होने के नाते आदेश को रद्द नहीं कर सकता। उसका कारण बताना होगा कि कहाँ उसमें कमी है। अगर कोई कमी नहीं है, वो विधि सम्मत है, तो उस आदेश को नहीं रद्द कर सकता। मान लो आप नौकरी में हो और किसी डीजी ने आपको इंस्टेट कर दिया, तो इसलिए आपको फिर बर्खास्त कर देगा कि ये डीजी है, नहीं कर सकता। उसका कारण होना चाहिए। ये एक तरह से सजा की बात है, ये एक तरह से मौलिक अधिकार के हनन की बात है। ये यूं ही नहीं छीना जा सकता, लेकिन इसको बुझाता जाता है नहीं, और स्वार्थी लोगों की जमात बना रखा है। जो सलाह देता है वही करता है। लेकिन उसको बात करनी थी एसोसिएशन से, वो बात मान्यता प्राप्त एसोसिएशन से, जनतांत्रिक पद्धति से चुनी एसोसिएशन से बात नहीं करता। आज पता नहीं उसको सरकार का भी डर लगता है कि नहीं। भारत में सरकार भी बिल्कुल चुनी हुई सरकार होती है, जनता से चुनी हुई सरकार होती है। एसोसिएशन भी लोगों के एम्प्लॉइज से चुनी हुई एसोसिएशन होती है। इस जनतांत्रिक पद्धति में ये चुनी हुई सरकार के सामने जनतंत्र का मजाक उड़ा रहा है और सरकार को बदनाम कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती, वरना ये 2 कौड़ी के अधिकारी की क्या हिम्मत है कि इस तरह वाजपेयी सरकार के आदेश को कि पीएनएम होगा, पीएनएम में रेलवे बोर्ड स्तर पे 2 बार, जोनल स्तर पे 4 बार, डिविजनल स्तर पे 6 बार। क्या हिम्मत है कि कोई डीजी सरकार के आदेश को रोक ले? सरकारें कंटिन्यूअस होती हैं, ये नहीं कि पूर्व सरकार का आदेश
इस सरकार में नहीं है, आज भी वही है। भर्ती भी आप हुए हो किसी और सरकार के रहते, आज हो कि नहीं हो। तो इसी प्रकार उस समय की सरकार ने आदेश दिया और जानबूझ करके ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहा है, लोगों से इस तरह का व्यवहार करता है मानो सरकार से सहमति है उसकी, और लोग इस तरह सरकार को कोसते हैं। ये करवाना है ऐसा, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा, न केवल सरकार को बदनाम कर रहा, पीएनएम रोक के समस्याओं को इकट्ठा करके लोगों को घूस देने को मजबूर कर रहा, क्योंकि जिसको बहुत जरूरत होगी कोई सुनने वाला न होगा, मरता क्या नहीं करता, लोगों को राजनीतिक अप्रोच करने के लिए मजबूर कर रहा है। और आप जांच करा लो, सरकार जांच करा ले कि कितने लोग राजनीतिक अप्रोच करने को बाध्य हुए हैं। कुछ लोग नाम बोलते हैं, कुछ लोगों का खुद एमपी सुओ मोटो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि, क्षेत्र का सदस्य बता के, वोटर बता के उनकी पैरवी कर रहे हैं चारों तरफ से। ताकि ये भी इसलिए कर रहा है कि राजनीतिक अप्रोच जब तुम क्रोध होके करोगे तो राजनेता इसको फोन करेगा, डायरेक्ट राजनेता तुम्हारे कारण इसके पास बात करेगा और वहां भी ये अपनी पैरवी लगा लेगा, अपने काम के लिए दौड़ते फिरेगा। चारों तरफ ये डीजी हल्ला कर रहा है, उसको एक्सटेंशन हो गया, कहीं हल्ला कर रहा है, वो सीबीआई में जा रहा है, लोगों को आतंकित करने के लिए, लोगों से जबरदस्ती, लोगों से नाजायज फायदा उठाने के लिए। ये सब ठीक बात नहीं है, ये नहीं है ठीक बात। एक समृद्ध, एक शिक्षित देश के नागरिक होने के नाते, इतने बड़े पद पर रहने के नाते उनको इस तरह का फुहरपन नहीं करना चाहिए, इस तरह के फुहरपन से बाज आना चाहिए। इस तरह का काम करके वो समाज में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति में लोगों को खलल डाल रहे हैं, लोगों को गलत काम करने को मजबूर कर रहे हैं। और आरपीएफ में देखो, अभी आप बैरक में मीटिंग कर रहे हो ना, इसके बाथरूम को देख लो, हर जगह आपको तो पता है कि सफाई वाला सब कुछ है प्रावधान, सारे के सारे लोग अधिकारियों के घर में होंगे। देख लो जाके बाथरूम, यही देख लो जो स्थिति है, लगता ही नहीं है कि कभी कोई सफाई वाला इधर रहा हो, होगा भी, भर्ती भी होगा तो वो अधिकारी के घर में होगा। और सारे अधिकारी कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा डीजी से लेकर समस्त अधिकारी को, देश के खातिर, देश में सद्भाव के खातिर, देश में न्यायप्रियता के खातिर, देशभक्ति के खातिर कम से कम इन लोगों का मिसयूज करना बंद करो। नीचे तक इसका दुष्प्रभाव आ रहा है और सरकार से भी निवेदन करूंगा, ये झूठ बोलेगा जैसे हो, इनका नार्को टेस्ट करो, इनका फोटो लो, देख लो जितने अधिकारी के घर में अवैध रूप से, ये कौन वैध कर सकता। किसी अधिकारी के घर में डीजी की हिम्मत नहीं है कि आदेश करे 5 को सिपाही उसके घर में काम करेगा। हम पूछते हैं किसी अधिकारी को सुरक्षा के नाम पे सिपाही रखने का क्या हक है। किसी भी क्रिमिनल को वो डील नहीं करता, कहीं अपराधी को पकड़ता नहीं, कहीं रेड सर्च नहीं करता। किस बात की सुरक्षा उसको, क्यों डीजी के घर सुरक्षा हो? केवल इसलिए कि बाबू के जैसे आके ऑफिस में बैठता है। कहाँ उसको किससे दुश्मनी है? कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता। तो एक मैं पूछता हूँ, ड्यूटी अफसर, इंस्पेक्टर और एक आध और को छोड़ दो, बाकी सीधे किसी को जरूरत नहीं है सुरक्षा करने की, नहीं है। जो फील्ड में नहीं है वो क्यों सुरक्षा? ये केवल एक स्टेटस सिंबल बना के रखा है, लोगों को दिखाने के लिए, घूस लेने के लिए, पावर दिखाने के लिए। जहीं तहीं डीजी ऑर्डर कर रहा है कि उसको बदली करो, उसको बदली करो। क्यों? शक दिखाता है कि भ्रष्टाचार से वो पोस्टिंग लिया है। तो किसने पैसा दिया, कौन पोस्टिंग किया? एक भी अफसर को आज तक उसने इसके लिए दोषी ठहराया नहीं। तो क्यों किसी को जहीं से तहीं ऑर्डर करते जा रहा है? क्यों?
आपके आईजी लोगों को हमें खबर मिली है कि मीटिंग बुला के बार बार कहता है कि एसोसिएशन वालों को थोड़ा टाइट करो। क्यों? देख रहा है कि आवाज उसके विरुद्ध उठ रही है, लोग उसको नहीं देख रहे हैं, गलत करते लोग बोल रहे हैं, तो एसोसिएशन वाले बोले नहीं, ये सारा जवान पहलवान अपने घर में रखे, कोई न बोले, अधिकारी अपने घर में रखे, काम करने के लिए आदमी नहीं है, ये सोचता है सब काम वो अपनी मर्जी से करे। उतने नहीं, पता है ना आपको अध्यक्ष जी, वो रिटायर्ड लोगों को बुलाता है, जो रिटायर होने वाला है, ताकि लोग उसको पूछे, जो लोग है वो देखे कि ये भी है, और जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है उससे बात नहीं करता, इसलिए कि वो गलत को गलत एसोसिएशन कहती है। और जो अधिकारी गलत करने के लिए तैयार हैं उनको ये बढ़ावा देता है। मैंने कहा ना, नीचे का प्रमोशन 50% आपका क्लास 1 का प्रमोशन कहाँ है? कहाँ है प्रमोशन? इंस्पेक्टरों को लालच देके थाना में पोस्टिंग करता है। और सही बता दूं आपको कि एक रैकेट अधिकारी बना रखा है डीजी के नेतृत्व में, कि एक इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर के विरुद्ध एनोनिमस लिखता है, झूठा मूठा सब कुछ तो पता है उसको, क्या क्या होता नहीं होता, झूठी कहानी बना के एनोनिमस छपवाता है, सारे इंस्पेक्टर को एक दूसरे से लड़ाता है। इसी तरह नीचे जो उसके ऊपर जो है कमांडेंट समांडेंट आईजी भाईजी, उनको भी आपस में खिंचातानी करवाता है, और इस तरह से सबको लड़ा के आपका प्रमोशन डायरेक्ट अफसर को देके उनको पटाता है। इसलिए देखोगे कि सीनियर कमांडेंट तक उसके कहने से तुमसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर जो है कुछ आईजी भी, जैसे इसका वेस्टर्न रेल का आईजी है, ऐसे आईजी जो सोचता है कि हमको हटा देगा ट्रांसफर में पैसा लेने के आरोप में, क्योंकि इसके यहाँ भी ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब पैसा चला है, ये सीधे सीधी नोट कर लो चला है। अब सोचता है कहीं, और वो बोलता है डीजी नहीं भी लेता हो, नहीं भी जानता हो, चल रहा है, तो वो महामंत्री के ऊपर शिकंजा कस रहा ताकि डीजी खुश हो जाए, खुश होकर के हमको रहने दे, क्योंकि एसोसिएशन वाले बोलते हैं कि डीजी गलत कर रहा, डीजी गलत आदेश इशू कर रहा, तो कहीं ये सब उलझ जाए, आपस में खींचातानी में पड़ जाए, तो इस तरह से उसका काम फिट हो जाएगा। इस तरह से वो कर रहा है। अभी बताया नहीं इधर कि उधर मीटिंग इधर मीटिंग के लिए एक बार भी नहीं पूछा कि क्या समस्या है किसकी, कोई नहीं पूछता, ये किसी से नहीं पूछता है, और अपने मन की चला रहा, कुछ आता जाता नहीं है। अरे उसके 2-3 चिट्ठी हमने देखे हैं, 4-5 लाइन की चिट्ठी में 5-5-6 जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लिखने भी नहीं आता। अरे कुछ पढ़ लिख लेता डीजी तो भी अच्छा लगता कि डीजी चलो चिट्ठी ठीक ठाक लिखता है, 2 लाइन लिखने भी नहीं आता है, और घर के घूमते रहता है। जैसे हम पूछते हैं क्या फोर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा फोर्स पर, हमको उस दिन एक सब इंस्पेक्टर बोले सर ये डीजी की चिट्ठी है, हाँ सर गड़बड़ लगता है, और हाँ यहाँ सब गड़बड़ है। अब बताओ, तो ये सब पढ़ेगा लिखेगा वो नहीं, केवल कैसे अपराध करना है, कैसे मिसयूज करना है आरपीएफ को, कैसे तुम्हारा प्रमोशन लेके डायरेक्ट को देके उनसे अपना उल्लू सीधा करना है, कैसे तुम लड़ते रहो, और वो शर्म भी नहीं आती जब एक्ट में प्रावधान नहीं है डेपुटेशन पे किसी आईपीएस के आने का, तो शर्म आनी चाहिए ना। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? कहोगे सरकार कर रही है, क्यों भाई, क्यों सरकार कर रही है? भाई आपका आरपीएफ तो है नहीं, काहे के लिए आप आ गए? जहां थे वहां रहते, आपकी भर्ती कोई आरपीएफ के लिए थोड़ी हुई थी। लेकिन नहीं, गलत परिपाटी चला के सरकार को भी बदनाम कर रहा, अपने भी बदनाम हो रहा, सबको लड़ा धरा के। यही मैं कह रहा हूं, यही सब कारण था कि देश इतने 100 वर्षों तक
गुलाम रहा लगभग 1200 वर्षों। ऐसे लोगों के कारण ये कभी देश में एकबद्धता होने नहीं देते, लोगों को यूनाइट होके काम नहीं करने देते, हर तरह गलती करा करा के लोगों को। ये बताओ, बार बार जब हमने लिख के कह दिया कि जरूरत नहीं है आरपीएसएफ की, इनको जोन में अटैच कर दो, जोन में अटैच करके जोन का जो सीएससी है वो ठीक से संभालेगा, जरूरत के मुताबिक वो काम कर लेगा, इससे ट्रेन स्कॉटिंग ड्यूटी भी होगी, चारों तरफ से लोगों को सुविधा होगी, मिसयूज ऑफ आरपीएसएफ भी बंद होगा। जो आज हो रहा है धड़ल्ले से, कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये सब बंद नहीं करेगा। डीजी महाचोर डीजी है, महाचोर, ये छोटा चोर नहीं है। छोटा चोर होता तो चलता, और इसलिए मैं महाचोर कर रहा हूं कि अपनी गलती स्वीकारता नहीं, कहीं भी बात नहीं करता, हर जगह गलत के गलत। अब देखो ना, क्या एसएलडीए स्टाफ का प्रमोशन का आदेश रद्द करने का बहाना क्या दिया कि इनको कांस्टेबल री डिजिग्नेट कर दिया गया। ठीक है, सिपाही था, कांस्टेबल री डिजिग्नेट हो गया। आप लोग भी थोड़ा जानकारी रखो, पहले ये आरपीएफ के लोग रक्षक होते थे। कब, किसमें? सेक्शन 5 ऑफ द प्रिंसिपल आरपीएफ एक्ट 1957 में। जब 85 में आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड हुआ तो यहाँ इन्होंने सेक्शन 5 को, प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 5 को ओमिट कर दिया। क्यों ओमिट किया, इसका कारण पूछोगे, कुछ नहीं कोई बताएगा। सेक्शन 4 में सुपीरियर अफसर के डिजिग्नेशन वो रहा यथावत, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया ये कि जो सीनियर एसओ था, एएसओ था, उसको सीनियर कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट किया। बाकी एक बढ़ा दिया, पहले आईजी था, वो सेक्शन 4 को रखा, स्लाइट अमेंडमेंट करके सेक्शन 5 ओमिट किया। अब ये सारा रैंक जब सेक्शन 4 रख दिया तो भी सेक्शन 19(1) में नॉन गजेटेड, गजेटेड सबका रैंक लिस्ट कर दिया। अब वो लिस्ट करने के बाद उसमें ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब आया। लेकिन उसी सेक्शन 19(2) में चूंकि डेपुटेशन पे, आईपीएस अफसर के डेपुटेशन पे पूर्ण प्रतिबंध है, इसीलिए तत्कालीन डीजी जो 85 में था, एसपी बनर्जी, उसने पूरे सेक्शन 19 को उस नोटिफिकेशन से आउट कर लिया जो रेलवे से इशू किया। रेलवे को उतने डिटेल्ड गजेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट जब पास हो गया पार्लियामेंट से 6 सितंबर 1985 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। 9 सितंबर को लॉ मिनिस्ट्री ने 1985 को लॉ मिनिस्ट्री ने 8-9 पेज का डिटेल्ड गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब ये लोग आर के माथुर के पास गया 11/12 को कि सर अब आरपीएफ आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन हो गया तो एसोसिएशन को बैन करना है। तो आर के माथुर कहीं से हमसे संपर्क किए, उस समय ओएसडी थे वो, उनको सीआरपी नहीं बनाया, सीआरपी कोई और बन गया, तो उनको सीआरपी का रैंक ओएसडी बना के रेलवे बोर्ड में रखा। उन्हीं का सिग्नेचर तुम्हारे रूल में होगा, आर के माथुर। तो आर के माथुर जी ने हमसे कहीं से संपर्क किया कि बाबा क्या है ये। हमने कहा वो सेक्शन 15A(1)(b) पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ा उन्होंने। हमने कहा ये प्रावधान है, अगर कोई एसोसिएशन एक्ट बनने के टाइम थी तो वो बनी रहेगी, उसको परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन बताया नहीं, ये अधिकारी मूर्खों की जमात है। इसको लगा पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट का प्रोविजन लिया तो वो टोटल बैन किया होगा, पढ़ा भी नहीं। लेकिन वो पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट की धारा 3
जो संसद से पास हुआ 1966 में, उसमें ये प्रावधान रखना पड़ा क्योंकि बिहार पुलिस बंगाल पुलिस एसोसिएशन मान्यता प्राप्त थी, इसीलिए उनके लिए कैसे प्रतिबंध करता कि बिना परमिशन के नहीं बनाओगे, पर रिकॉग्निशन मीन्स परमिशन। तो वही हाल आरपीएफ का था। तो ये बुड़बक आईपीएस को ये सब पता नहीं, आंख मूंद के चलता है, जो कर देंगे बुड़बक लोग हैं। अरे हम तो कोच करते थे आईपीएस के, अरे इसको पता है, तब भी ये सोचता ये बुड़बक लोग हैं। तो इस तरह से इसने किया, ये करके गजेट नोटिफिकेशन डिटेल्ड रेल मंत्रालय का जारी किया, जो एक लाइन में जारी होना था कि फ्रॉम सो एंड सो डेट द गजेट नोटिफिकेशन इशूड on 9th September 1985 by the Ministry of Law and Justice would be coming into force or would be implemented। कब से रेल में ये लागू होना है? केवल एक लाइन का गजेट नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन नहीं, पूरा जारी किया। उससे पूरा 2 पेज सेक्शन 19(1) और 2 को हटा लिया और सेक्शन 15A(1)(b) के एक लाइन को वहां से ओमिट किया। ये सब करके एसोसिएशन के प्रावधान को खत्म किया। इसके बाद डिप्यूटेशन के प्रावधान को खत्म किया। परिणाम क्या हुआ? आज के डेट में तुम सिपाही से लेके सीनियर कमांडेंट तक अवैध है, तेरे रैंक का कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस। बताओ कहां है? स्टिल फिर हमने 2006 में 4 अगस्त 2006 को हमने लॉ मिनिस्ट्री से, जब वार्षणीय एमएस थे, लॉ मिनिस्ट्री ले जाके वहां हमने बहस की। वहां से फिर एक कॉरिजेंडम गजेट नोटिफिकेशन डेटेड 4 अगस्त 2006 जारी कराया। उसमें साफ लॉ मिनिस्ट्री ने लिखा कि ये एक लाइन जो तुमने सेक्शन 15A(1)(b) से खींचा है उसको वहां लगाओ, और इसको बोला सेक्शन 19 को 1 और 2 को कहा देना सेक्शन 21 के क्लॉज 3 के बाद, बिफोर शेड्यूल। ये क्या किया? जो मेहता आईपीएस वेस्टर्न रेलवे का था बेईमान, उसने शेड्यूल के बाद इस प्रोविजन को लगाया। उसके बाद उसकी कोई महत्ता नहीं होती, एक्ट का पार्ट नहीं होता, शेड्यूल तक ही एक्ट का पार्ट होता है, और जो ऑपरेटिव पार्ट है वो शेड्यूल के पहले होता है। तो इस तरह से उसने चालबाजी की। तो हम लोग तुरंत पकड़ लिए, बताए इसको कि तुमको कुछ नहीं आता है तो तू इतना समझदार। हमको तो ग्रेजुएशन में संविधान याद था, अरे हमको तो देखने बुझाता है क्या हो रहा है। ठीक है, कभी कभार छोड़ देते हैं, जान दो सारा कुत्ता है सारा, क्या करेंगे, इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़े समझ में नहीं आती है। तब जाके हंगामा हुआ, तब जाके नहीं माथुर आर के माथुर साइन नहीं किया एसोसिएशन छीनने पे, तब जबरदस्ती जीएम लोगों से, जो जोनल मान्यता थी, जीएम लोगों को मजबूर करके आईपीएस की धमकी दिला के उनसे कराया। इसके बाद तो तुम लोग जानते हो 14 साल लड़ाई चली, फिर हमने वापस सब कुछ लिया सूद लगा के। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इतना बड़ा खेल ये आईपीएस कर रहा है। ऑलरेडी मैं तुमको बता दूं, ये नहीं कि एक्ट में ये प्रावधान यूं ही आया, नहीं, वो 19 सेक्शन 2 जो है 19(2) वो नहीं आ रहा था। उस समय एमटी थे आरपी सिंह, ठाकुर आरपी सिंह, वो एमटी थे। जब उनके पास ये एक्ट रखा ड्राफ्ट, तो उन्होंने कहा कि एक रिकमेंडेशन कई कमेटी की है कि देयर शुड बी नो आईपीएस इन आरपीएफ। वो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम रेल ने उसको पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको क्यों नहीं इसमें प्रावधान लाता है? तो वो एमटी, उस समय एमटी के अधीन हम लोग होते थे, नॉट एमएस। तो अच्छा, हम लोग तो हम लोगों से छिपा के कर रहा था, तो जब कोई जरूरत पड़ती थी
तो बोर्ड के लोग पूछ लेते थे, तो हम तो ऐसे बता देते थे ये सारे चोर लोग हैं, तो हंसते भी थे पूछते भी थे। तो उन्होंने जबरदस्ती ये 19(2) notwithstanding anything contained in section, any person serving on deputation to the force within 30 days will exercise an option to the DGRPF to repatriate or return back to the place where from he came, otherwise would be retired. वो साफ प्रावधान है कि 30 दिन के भीतर, एक्ट लागू होने के 30 दिन के भीतर जो भी आदमी डेपुटेशन पे आरपीएफ में है वो एक्सरसाइज ऑप्शन देगा डीजी को कि हम वापस जाना चाहते हैं। अगर नहीं दिया 30 दिन के अंदर तो उसको आरपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेल एडमिनिस्ट्रेशन सेवा से रिटायर कर देगा। ये अब वो 30 डेज आए नहीं, इसलिए एक्ट से पूरे सेक्शन को गायब कर दिया। आज भी तुम्हारे एक्ट के अंदर वो नहीं जोड़ा गया है, जबकि ऑलरेडी लॉ मिनिस्ट्री ने 4 अगस्त 2006 को परिजनधम गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कोई भी किताब देखो, पारे से एक नई बुकलेट जारी करवाया, उसमें भी जो ये सेक्शन डाला वो शेड्यूल के बाद डाला है। ये बेईमानी है, ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके कारण आज भी तुम्हारा सिपाही से लेके सीनियर कमांडेंट तक का रैंक अवैध है। कोई इसका एक्ट में, कोई इसका कानून से समर्थन नहीं है और ये डीजी चुपचाप बैठा है, चुपचाप चोरी कर रहा है, लोगों को बदली की धमकी देके सबको डरा धमका के 18 आदमी अपने घर में रख रहा है। पता नहीं वो पहलवान किसको क्या करता होगा, क्या करवाता है उससे रख के घर में, ये तो वही जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी को घर में रखे। लगभग 7-8 लाख का महीना कमाने वाला आदमी उसके घर में है, जबकि उसकी तनख्वाह 80,000 है। 80,000 तनख्वाह वाला 7 लाख का कर्मचारी घर में अपने काम के लिए रखा है। कल परसों रिटायर होगा तब पता नहीं क्या क्या करा के कहां से इतना आदमी लाएगा। अभी क्या मैंने समझ में नहीं आती है, पूरे फोर्स को बर्बाद कर रहा है ये लोग। और हम इसीलिए कहते हैं चारों तरफ असंतोष है फोर्स में। इस असंतोष को कंटेन करने के लिए हमने पहले भी कहा, लिख के भी दिया है कि लोग बिना खाए ड्यूटी करके मर जाना पसंद करेगा, अन्याय को नहीं सहेगा। अभी उस हद तक नहीं जाओ। हम छोटे हद में कहते हैं कि अभी से 24 घंटा का उपवास सारे सदस्य करोगे? पक्का? अभी से चाय बंद, पानी चलेगा। पानी चलाओगे 24 घंटा बिल्कुल अहिंसक रूप में। हम डीजी के इसको कृत्य, ये सारे कुकर्म और फोर्स को इस तरह से व्यथित करने के विरोध में हम 24 घंटा का सारे सीईसी के लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। कल 24 घंटा खत्म होने पे इसको ब्रेक किया जाएगा, ठीक है? पक्का? इसके बाद और अभी आप सब बना लीजिए, बना के मंत्री को, सरकार को फैक्स करा दीजिए और इसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ तक बढ़ते हैं। इसके बाद जो स्ट्रिंजेंट एक्शन है वो स्ट्रिंजेंट एक्शन उसके बाद हम विचार करेंगे और करेंगे। ये एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ये प्रभोग कर रहे हैं आप लोग, शालीनता विनम्रता मत खोइएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डीजीआरपीएफ प्रभोग कर रहा है, हम लोग थोड़ा अभद्र हो, बिल्कुल अभद्र मत होइएगा कहीं भी। वो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। वो गया कहा, पूना, वहां जाके इंस्पेक्टर की बदली को ऑर्डर किया। इसकी लड़की को देखने नहीं कोई जाएगा, इसको
कहाँ इसका रिलेटिव है, कहाँ दौड़ता फिरेगा इंस्पेक्टर। जहां इसका पर्सनल काम होता है हर जगह लोगों को, इधर कोई कमांडेंट को उठा लो, कहीं इसको उठा लो, उसको उठा लो। अरे ये हम पूछते हैं अगर किसी में कमी है तो उसमें जांच करके देख लो ना। तुमसे ज्यादा कमी किसमें है? 7 लाख का आरपीएफ का कर्मचारी तुम घर में मिसयूज कर रहे और दूसरे को कहते फिर रहे, शर्म नहीं आती है इसको? तो हम इस तरह से सरकार को कहेंगे तो 24 घंटा का तय है, पूरी एकता बनाए रखिए, वो कोशिश करेगा। आप अधिकारी लड़िए, सबको सम्मति दे भगवान, अधिकारी भी उसके चक्कर में न पड़े। वो चाहता है कि लोग टूटे, आपस में झगड़े लड़े, लेकिन नहीं झगड़िएगा। बहुत विनम्रता से, शांति से, हम कायदे से बिल्कुल संवैधानिक स्टेप्स लेंगे हम, और संवैधानिक काम नहीं करेंगे। ये जितना आगे बढ़ेंगे हम उसके आगे उसके पीछे चलेंगे। ये बढ़े, ये अन्याय करें, हम अन्याय का प्रतिकार करते जाएंगे। अब बस इसके लिए मौत भी हो जाए तो क्या हर्जा है? क्या हर्जा है? हम पूछते हैं क्या हर्जा क्या है? चलेंगे इस पे। तो पक्का हो गया पूरा अभी आवाज दो, आवाज दो। ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, लेकिन प्रतिष्ठा बचाना, कोई भी आदमी दारू गांजा ये सब कहीं नहीं, कहीं कुछ खाना पीना नहीं, पूरी स्वच्छता से। देखो संघर्ष में विजय उसी को मिलती है जो संघर्ष, ईमानदारी और संवैधानिक भावना के अनुरूप करता हो। हम कहीं भी विचलित न हो, ये शुरुआत है। कहाँ तक ये डीजी ले जाएंगे सरकार को, तो ये लोग खत्म करने पे लगे ही है। तो सरकार को भी हम बता दें कि क्यों अभी काहे रखे हो इसको, क्यों नहीं डीजी को हटाते हो? इतना बुर्बक, जिसको 2 लाइन लिखने नहीं आता, जिसको बोलने नहीं आता। हाँ, इसके 2-3 चिट्ठी, 4-4 लाइन की चिट्ठी में 5-5 ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ऐसे 2-4-5 को डीजी है तो माफी तक मांगा है उससे, गलती लिखने की। अरे ये तपस्या है भाई, हम अपने ही काम न जाने तो चले दूसरे को देखने। तो चलो बस विनम्रता रखना, शिष्टाचार